होली त्यौहार की रंगों की जो बहार है, त्यौहार है, आपसी प्रेम भाईचारे का त्यौहार। इसकी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज मुख्य विषय तो यही था कि भी होली के अवसर पर, त्यौहार का एक अवसर है तो मिलेंगे, गपशप होगी। फिर भी जब आए हैं तो कुछ ना कुछ विषय जरूर आपके सामने में रखना चाहूँगा। पहला तो कुछ कार्यक्रमों के नाते से अंतर्राष्ट्रीय जो ये सूरजकुंड का हस्तशिल्प मेला है, ये कल नहीं 19 को, परसों ये शुरू होने जा रहा है और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। क्योंकि कोविड के बाद, एक प्रकार से 2 साल के बाद, 2 साल बीच में नहीं हुआ, तो अब ये मेला हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें इस बार जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो पार्टनर स्टेट है, और ऐसे ही पार्टनर कंट्री के नाते से उज्बेकिस्तान ये हमारा कंट्री पार्टनर रहेगा। 20 देशों के जो लोग हैं, कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, वो इसमें भाग लेने के लिए आएंगे, ऐसी संभावना है। ये मेला तो हम जानते हैं कि इसको लगभग 35 वर्ष हो गए लगातार चलते हुए। शिल्पकार और कलाकार अपना अपना हुनर यहाँ के दिखाते हैं। लगातार 15 दिन तक ये चलता है, बल्कि इसमें अब एक दिन बढ़ाया गया है। इसकी जो तिथियां हैं वो जो महीने का फर्स्ट वीकेंड्स के 2 दिन और फिर तीसरे सप्ताह का जो वीकेंड है उस तक अब ये चलता है। तो ऐसे ये कुल मिलाकर 16 दिन का ये हो जाता है। इस बार हमने ये भी विचार किया है कि केवल एक मेला नहीं, बल्कि साल में 2 मेले यहाँ लगाया करेंगे। वो सितंबर अक्टूबर के महीने में भी यहाँ इसी प्रकार का कोई ना कोई आयोजन किया जाए। वो फिर जो डिपार्टमेंट पहले कर रहा वो करेगा या कोई दूसरा डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन एक अच्छा स्थान है, इसका उपयोग वर्ष में 2 बार करें। इस बार हमने ई टिकटिंग का एक सिस्टम इसमें शुरू किया है कि घर बैठे ही अपनी टिकट कटवा सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। तो ई टिकटिंग के माध्यम से लोगों को सुविधा जो है वो आने जाने की हो जाएगी। और लगभग 25 लाख लोग जो हैं इस मेले में और सहभाग करते हैं। स्कूलों के बच्चों को इसमें विशेष सुविधा दी जाती है ताकि वो इसका भ्रमण करें। एक दूसरा कार्यक्रम, वो भी कोविड के कारण से ही थोड़ा विलंब हुआ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जो प्रकाशोत्सव सारे देश भर में कुछ स्थानों पर मनाया गया है, कुछ स्थान अब मना रहे हैं। मई तक ये सब कार्यक्रम चलेंगे। तो इसमें एक प्रकार का हरियाणा का कुछ बैठकें, कुछ छोटे कार्यक्रम तो हुए हैं, लेकिन बड़ा कार्यक्रम एक आयोजन उसका किया जा रहा है। उसकी तिथि तय हुई है 24 अप्रैल 2022 और स्थान होगा इसका पानीपत। तो बड़ा एक कार्यक्रम ये किया जाए, रविवार का दिन है। तो इस राज्य स्तरीय समारोह में जो भी संत समाज, प्रमुख रूप से सिख संत भी आएंगे, कुछ देश के ग्रामीण नामी लोग और भी हमें आमंत्रण देंगे। कौन कौन इसमें आएगा उसकी अभी कंफर्मेशन होगी, लेकिन उसकी तैयारी के लिए पानीपत की टीम ने अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने समाज के प्रति कितना समर्पण भाव, एक बलिदान जो दिया था। खास करके जो कश्मीर में ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था जिस प्रकार वहाँ के पंडितों को, तो वो लोग गुरु गोविंद सिंह जी के पास आए और गुरु गोविंद सिंह जी को अपनी वहाँ की व्यथा, सारी दुख कहानी सुनाई। और साथ में ये भी कहा कि जब तक कोई महापुरुष बलिदान देने वाला सामने आगे नहीं आएगा, तब तक ये क्रम, ये अत्याचार, ये रुकेगा नहीं। तो इस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी को जब उन्होंने कहा तो गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु गोविंद सिंह के सामने रखा और गुरु गोविंद सिंह जी से उन्होंने कहा कि ऐसा कौन महापुरुष हो सकता है कि जिसके बलिदान से ये सब काम रुक सके। तो हमको मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि नवम पातशाह गुरु तेग बहादुर जी, आपसे बड़ा और कौन महान हो सकता है। तो पुत्र ने पिता को बलिदान होने की प्रेरणा दी। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना?
ਕੁਛ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਮਹਾपुरुष ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। नहीं नहीं नहीं, जिथे तुसी मोहर लाओगे वो ठीक होएगा। मैं कह रहा क्या पता कुछ और गलत कह रहे हैं। तो इस प्रकार का एक बलिदान प्रेरणा देने वाला, तो उनकी जीवनी से नई पीढ़ी को भी और प्रेरणा मिले। एक हरियाणा से जो जुड़ी हुई बातें बहुत गुरु तेग बहादुर जी की हैं। गुरु तेग बहादुर जी के जो भ्रमण के स्थान हैं, अगर आज का हरियाणा हम देखें तो ये एरिया ऐसा है कि जहाँ सबसे ज्यादा उनका भ्रमण हुआ। 30 से अधिक गुरुद्वारे आज भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से हरियाणा में है। जैसे दमतान साहब एक ऐसा बड़ा स्थान है जहाँ से उन्होंने सारी ये यात्रा शुरू की। बहुत एक पवित्र का यानी तीर्थ ऐसा वो माना जाता है। जब उनका शीश धड़ से अलग किया गया शीशगंज स्थान के ऊपर जहाँ बड़ा गुरुद्वारा है, तो उस शीश को, उनके शीश को और दरबार अपना आनंदपुर साहब लेकर के जाया जाए, तो उनके शीश को जब लेकर चल रहे थे मुगल सेना उनके भी पीछे लगी हुई थी। तो जो रास्ते में आज जो गांव है बड़ खालसा गांव में जब वहाँ के भक्तों को, वहाँ के श्रद्धालुओं को पता लगा कि इस प्रकार की घटना हो गई है, तो वहाँ एक जवान थे खुशहाल सिंह दहिया। खुशहाल सिंह दहिया के मन में आया, या जिन्होंने प्रेरणा दी कि तो सिर को भी यानी ले जाने नहीं देंगे। और ऐसा कहा जाता है कि खुशहाल सिंह का जो चेहरा, शक्ल, सूरत वो गुरु तेग बहादुर जी से मिलती जुलती थी। तो उनको बताया कि आप अपना जो सर है वो धड़ से अलग करा लो और शहीदी दे दो, बलिदान हो जाओ, तो आपके सर को हम मुगल सेना को दे देंगे और मुगल सेना संतुष्ट होकर के ले जाएगी, ताकि गुरु महाराज का जो शीश है उसको हम सुरक्षित आनंदपुर साहब पहुंचा सकें। ये घटना हमारे हरियाणा में बड़ खालसा गांव में हुई है। आज भी जहां खुशहाल सिंह जी के नाम से एक वहाँ गुरुद्वारा, एक म्यूजियम एक बना हुआ है। और ऐसे बहुत स्थान हैं। लोहगढ़ का स्थान, वहाँ भी वो गए। कुरुक्षेत्र थानेसर वो गए, और त्रावड़ी वो गए, कैथल गए, मानसा तो पंजाब में हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों के अंदर उनका जो भ्रमण हुआ, हरियाणा के जो लोग हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। तो ये एक 400 साल जो उनका वर्ष, 400 साल का जो प्रकाश पर्व है, इसको हम उस दिन मनाएंगे। एक समाचार वो भी आपको बताना है कि ये जो कोरोना के कारण से टीकाकरण का जो अभियान चला, वो अभियान हरियाणा में बहुत तेजी से चला है। कुल मिलाकर 2,29,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको पहली डोज लग चुकी है। 1,83,00,000 ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी डोज लग चुकी है। और जो 60 वर्ष से ऊपर के जिसको तीसरी डोज या प्रिकॉशनरी डोज जिसको कह रहे हैं, 2,54,000 लोगों को वो भी लग चुकी है। और फिर जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को 3 जनवरी को जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो भी 11 लाख बच्चों को पहली और 6 लाख बच्चों को दूसरी डोज लग चुकी है। अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी ये जो कोविड रोधी टीकाकरण है, ये कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। इसमें भी 9,75,000 कुल ये बच्चे हैं। तो इस समय उस अभियान को शुरू कर दिया है। हाँ, अब 390 ऐसे टीकाकरण केंद्र हैं जिन स्थानों पर इन बच्चों को भी बुला करके और इनका टीकाकरण किया जाएगा। हमने बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, अपने देश के प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सारे देश में और कोरोना वॉरियर्स ने इसका जो मुकाबला किया है, और ये जो तीसरी लहर है अब ये प्राय समाप्ति पर है, और यही एक कामना की जाती है कि आगे इससे लगातार छुटकारा मिल जाए। तो ऐसी जो आगे भविष्य की बातें हैं वो तो जैसा होंगी वैसे अपने को ध्यान में आती रहेंगी। परिवार पहचान पत्र की एक जानकारी जो आपको देनी है वो है कि जैसा फेज वाइज हम डाटा को पुश करते हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए अभी तक 4 फेज में 30,06,000 परिवारों का डाटा ये हम पुश कर चुके हैं, जो प्राय कंप्लीट हो गया है। अब 5वें फेज को भी हमने पुश किया है अभी 2-3 दिन पहले। तो जो 4 फेज में किया है 30,06,000 परिवारों का, उसके अंदर जो इनकम वेरीफाई होकर के आई है 1,80,000 से नीचे, वो है 13,53,000 परिवार।
हालांकि परिवार और होंगे, अभी चूंकि 5वां फेज 6वां फेज वो सब चलेगा, उसके अंदर वो और आएंगे। तो अनुमान है कि लगभग 20 लाख परिवार ऐसे जरूर निकलेंगे जिनकी आय, वार्षिक आय 1,80,000 से नीचे होगी। इसका अगर अभी तक जो 13,53,000 परिवारों का डाटा जो आया है, इसमें अगर कैटेगरी वाइज मैं बताता हूं तो एससी समाज का इसमें 31% लोग हैं, बीसी समाज के 37% लोग हैं, 32 अन्य हैं। अर्थात जो एससी समाज कुल पॉपुलेशन का 20% है, वो 1,80,000 में 31% तक है, 11% लोग ज्यादा हैं। स्वाभाविक है, गरीबी एससी समाज में ज्यादा है। ऐसे बीसी भी जो हैं उनकी प्रतिशत 27% है, लेकिन यहाँ आंकड़ा 37% आ रहा है, उसमें भी 10% ज्यादा है। तो कुल मिलाकर जो लाभ की बातें होती है कि हमने इस बार एससी का नाम नहीं लिया, बीसी का नाम नहीं लिया, वो कुल आर्थिक दृष्टि से जो विचार करेंगे तो स्वाभाविक है एससी बीसी ही ज्यादा आएगा। और हम ये बजाय जातियों की दीवार खड़ी करें, हम उसको इसी हिसाब से आर्थिक दृष्टि से जब मूल्यांकन करेंगे तो गरीब का भला उसमें स्वाभाविक है। हम लोगों ने योजनाएं सारी ऐसी बनाई हैं, जैसे कहा जाता है ना कि हम नीचे तक जाएंगे, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेंगे। हमारा ध्येय दूसरा, हमने गोल बदल लिया है। हम आखिरी व्यक्ति से शुरू करेंगे, हम आखिरी व्यक्ति तक जाएंगे, इसका मतलब पहले बाकी होंगे फिर आखिरी तक जाएंगे। इसका अर्थ बिल्कुल एकदम कौन सा चेंज है? पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट, इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। हम नीचे से ही शुरू करेंगे और नीचे से शुरू करेंगे, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे। जो अपने आप काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो बेचारा लाचार है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जिसको अवसर नहीं मिले हैं, सबसे पहले संवेदनशीलता के आधार पर अधिकार भी उसका बनता, हम जाएंगे भी वहां। तो इसलिए उसके जो कार्यक्रम ने शुरू किए हैं उसमें जैसे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है, इसी प्रकार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, उसके भी आंकड़े कुछ आपको अगली नेक्स्ट जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो हमारे अभियान चल रहे हैं, जो कि उसके जो इस समय सेकंड फेज मेलों का चल रहा है, अंत्योदय मेले, वो आज ही खत्म हो रहा है। आज 17 तारीख है, सेकंड फेज आज शाम को खत्म होगा। तो पहला फेज चला था दिसंबर में, सेकंड फेज ये चला है मार्च में, और हम कोशिश करेंगे थर्ड फेज भी कहीं मई में एक आध कोई थर्ड फेज भी लेकर के चले, क्योंकि हर बार लगभग 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख परिवारों को ही बुला पाते हैं। फिर उनको चिन्हित करना पड़ता है कि काउंसलिंग करनी पड़ती है, कौन काम क्या कर सकता है, बैंकों को बुला करके उनके एप्लीकेशन बुला करके जो एलिजिबल लोग हैं उनको दिलवाना पड़ता है, उनको लोन की बातें करनी पड़ती हैं, कोई सब्सिडी चाहता है, कोई ग्रांट चाहता है, कोई स्किलिंग चाहता है। और एक बात जो देखने में आई अभी, युवक के मन में है कि और कुछ नहीं करूं, मुझे सरकारी नौकरी दे दो। एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अटका हुआ है मामला ये। अब वो आपको भी पता है, मैं बार बार कह चुका हूं कि उसकी सीमा है। आज भी टोटल सरकारी कर्मचारियों का जो दायरा है लगभग 3 लाख ऑन रोल हैं, 1 लाख 1.25 लाख के लगभग आउटसोर्सिंग और ये सब मिला करके हैं। अगर हम बाकी भी सेंट्रल रेलवे भी और आर्मी भी ये भी सब गिन लें, सेंट्रल की स्कीम भी, तो ये 5-6 लाख बन सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो 5-6 लाख का मतलब ये है कि 30 साल भी अगर टोटल आयु हो, 6 लाख को 30 से अगर भाग करते हैं तो 20,000 आगे आगे बढ़ जाएगा, तो 20 के 22 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। लेकिन 2 लाख लोगों को हमको रोजगार देने का प्लान अपना करना पड़ता है, तो इसलिए उस ओर हम बढ़ रहे हैं। लगभग इस समय तक जो दोनों मेले हैं, इस फेज का सारी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पिछला फेज और यहाँ तक आज से 4 दिन पहले तक लगभग 40,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर लिया गया है। हमारा टारगेट 1 लाख का है, तो इन 2 प्रकार या तीनों मेले इनको करने के बाद 1 लाख का टारगेट तो इस साल वाला जरूर पूरा करेंगे, फिर अगला फेज उसको हम तय करेंगे। हमारा जो जल शक्ति अभियान, पिछले वर्ष जो वाटर डे था 22 मार्च 2021, प्रधानमंत्री जी ने इस जल शक्ति अभियान की घोषणा की थी, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा को टॉप के जो 4-5 स्टेट्स हैं उसमें स्थान आया है। एकदम एग्जैक्ट जानकारी तो अभी 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी स्वयं सम्मानित करेंगे। जरूर हमारी उसमें बारी कहीं ना कहीं आएगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जिसमें अभी हरियाणा है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ये 2-3 प्रदेश अगली श्रेणी में है। हमारा उसमें पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी स्थान इसमें आ सकता है, इसकी एक हम जानकारी ये
रखते हैं। एक विषय जो मैं बार बार बाहर भी कह रहा हूं, विधानसभा में मैंने उठाया है कि हमारा जो टारगेट है वो बड़ा स्पष्ट है, व्यवस्था सुधार। अब से पहले, यानी जब से हमने शुरू किया उससे पहले या हमारे समय में भी बहुत लोग एक ही बात की रट हमेशा लगाते थे कि ये तो हो नहीं सकता, कोई नई बात कहो ना, ये तो हो नहीं सकता, और फिर उसको मोहर लगाने के लिए ये तो ऐसे ही चलेगा। ये एक निराशाजनक वातावरण एक समाज में बना हुआ था। हमने संकल्प लिया कि इसको तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो बहुत सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को समाप्त करेंगे कि ईमानदारी से काम करना, ऊपर से नीचे तक सब में ईमानदारी का भाव आए, चाहे वो नेता हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी और जनता भी, क्योंकि सब चीजें एक विशेष एक साइकिल है। ये इस साइकिल को तोड़ना है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमने बहुत अध्ययन करने के बाद ध्यान में ये आया कि लोगों को जल्दी ठीक करना ये तो बड़ा कठिन है, लेकिन कहीं ना कहीं फेसलेस सिस्टम अगर हम बनाएंगे, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसको जितना कम करेंगे, मानवीय हस्तक्षेप, टेक्नोलॉजी पर जितना आएंगे, उतना ये चीजें काबू में आ जाएंगी। तो हमने लगातार इसके ऊपर काम किया है, और इस पर काम करते करते पहले दिन से ही, चाहे वो ई रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो सी विंडो है, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी है हमारी, चाहे वो योग्यता पर आधारित नौकरियां हैं, चाहे हमारा जो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना है, फिर ये परिवार पहचान पत्र है, फिर इसमें स्कीमें हैं, फेसलेस यानी ई ऑफिस है, ई ऑफिस डीसी लेवल तक ई ऑफिस अब शुरू हो गया है। अब जब ये सारा शुरू हुआ है तो इसमें से वो बीमारियां निकल करके आ रही हैं जो सालों से लोग पीड़ित थे, कुछ हो नहीं पा रहा था, वाक्य वही, ये तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन अब जब ये चीजें बाहर आ रही हैं तो हमारे इन लगातार किए जाने वाले प्रयत्नों के कारण से आ रही हैं। इन्होंने वो कारण भी नहीं ढूंढे, हम उन कारणों को ढूंढते हैं और गहराई में जाकर ढूंढते हैं कि कहां गड़बड़ है, कहां व्यवस्था खराब है, और उस व्यवस्था खराब होने का इसका इलाज क्या है। उस इलाज के ऊपर हमारे अधिकारी भी विचार करते हैं, नेता भी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी करते हैं। टीम है हमारी, काफी लोग फीडबैक हमको देते रहते हैं। उस टीम में एक टीम ये हमारी जो कल CMGG की बात चल रही थी, ये भी एक हमारी टीम है। ये भी बहुत कुछ हमको फील्ड में से ला के देते हैं। अब सलाहकार है, हम किसी को भी रख सकते हैं सलाहकार, मतलब किसी कोई भी बन सकता है। मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर चंद कांग्रेस के नेता भी मेरे सलाहकार बने तो मैं बना सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इस सारे विषय को बदलने के लिए हमने सारी व्यवस्था परिवर्तन के जो काम किए हैं, इस व्यवस्था परिवर्तन में जो सोच है उसमें कुल मिलाकर के जो कमियां हैं, उन कमियों को रेखांकित करना और उनको बदलने का काम करना। जब हम बदलने का काम करते हैं तो जो कमियां उजागर होकर के आती हैं उसको संज्ञा ये देने लग जाता है घोटाला हो गया। ये घोटाला नहीं है, ये व्यवस्था सुधार का एक पद है जिसको हम उठाया है। घोटाला वो होता है कोई दूसरा पकड़ के लाए और हम कर रहे हो, उनको तो पता ही नहीं हम क्या क्या चीजें पकड़ रहे हैं, और जब पकड़ लेते हैं तब वो बोलते हैं कि आपने माना तो सही। मैंने कहा माना नहीं, मैंने ये जाना है। मैंने माना नहीं, मैंने जाना है। मानने में जानने में बहुत फर्क होता है। तो इसलिए कुछ लोग माने जाते हैं, कुछ जाने जाते हैं। तो जो जाने जाए उनका महत्व ज्यादा होता है। तो इसलिए ये जो हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है भ्रष्टाचार के प्रति, और जो ई गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, लगातार हर साल हम करते हैं। कभी उसका संकल्प लेते हैं, कभी उसके परिणाम लाते हैं। अब धीरे धीरे इस और आगे बढ़ करके उसको नीचे तक इंप्लीमेंट करने का विषय है। उसके लिए भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करना है, करप्शन के पीछे कैसे माने कसनी है लगाम, हम अपने अधिकारियों को, अपने सब लोगों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी विरोध, अवरोध अभी भी पैदा होता है। छोटी बात कर दी जाए तो फिर एकदम बवाल मचता है, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। हाँ, उससे सावधान जरूर हो रहे हैं सब लोग कि कम से कम आगे ना करें। और हमारा भी हेतु, बड़ा हेतु ये कि आगे बंद हो जाए। छोटा हेतु है कि जो पीछे जिन्होंने किया है उनको उजागर किया जाए, उससे कोई अब सजा भी दे दी जाए तो बहुत लोग जो पीड़ित हो चुके हैं उनको तो लाभ मिलना नहीं है। इसलिए
जनता को लाभ मिले ऐसे काम करने हैं। अभी एक उदाहरण बताता हूं मैं। हमारे पास ये विषय आया कि ये जो फिल्म आई ना कश्मीर फाइल्स, इसको टैक्स फ्री कर दो। तो उन्होंने कहा जी टैक्स फ्री तो हम कर नहीं सकते। हमारे डिपार्टमेंट ने कहा कि जीएसटी है, जीएसटी काउंसिल में जाए वो फ्री करें, फिर सेंटर का हिस्सा ये है वो है। हम एक काम करते हैं, हम उनको जो टैक्स उन्होंने इकट्ठा किया है और जो जमा कराएंगे बाद में उनको रीएम्बर्स कर देंगे। मैंने कहा आइडिया तो आपका अच्छा है, लेकिन रीएम्बर्स कौन ले जाएगा? रीएम्बर्स में कौन ले जाएगा? सरकार के पास ही जाएगा ना। नहीं, सरकार के पास आ गया, लेकिन हमारे से रीएम्बर्समेंट मांगे कौन? हाँ तो वो तो बस तो पुराने सिनेमा का मालिक मांगेगा। अब सिनेमा के मालिक ने चार्ज किससे किया है? वो जनता से, लोकल से। अब लोगों से तो ले चुका, तो लोगों को वापस कैसे जाएगा? कोई रास्ता नहीं इसका। आपने तो बता दिया कि हम रीइंबर्स कर देंगे, लेकिन रीइंबर्स का लाभ जनता को तो नहीं मिला, वो तो सिनेमा वाले अपनी जेब में डाले जाएंगे। तब उसमें से आया कि हम नया सिस्टम बनाएंगे कि वो जनता से नहीं लेंगे। मोहर लगाए टिकट के ऊपर कि हमने स्टेट का जीएसटी ये नहीं लेना और वैल्यू ये है टोटल, इसमें से जीएसटी इतना घटा दिया, इतना पैसा आप दे दो और फिर उतना पैसा भले जनता से नहीं लिया, लेकिन आप पहले जमा कराओ ताकि सरकार का खाता भी पूरा हो जाए। जमा कराओ, फिर आ जाओ, फिर रिवर्स ले जाओ। अब ये इतनी बारीक बात तो नहीं कोई करता है। वो तो ये है कि हाँ ठीक है, वो जमा कराएंगे, बाद में रिवर्स ले जाएंगे, हमारी ओर से फ्री हो गया। फ्री नहीं हुआ, जनता की जेब से निकल गया। तो पहले जनता से नहीं लेना, फिर अपने पल्ले से जमा कराओ, फिर रिमबर्समेंट मांगो, हम दे देंगे, सबका खाता पूरा। अभी छोटी व्यवस्था की है, बड़ी नहीं है भले ही, लेकिन व्यवस्था में बारीकियां हैं। तो इन बारीकियों को सोच करके हमको ये सब करना पड़ता है। इसलिए एक विषय, सरकारी नौकरियों में जो मेरिट के आधार पर नौकरी देने की बात हमने शुरू की, बहुत पसंद हुए लोग। डी ग्रुप की 18,000 नौकरियां एक साथ दी। लेकिन एक बड़ा ग्रुप जो मैं पहले पता नहीं था, मैं मानता हूं कि जो इनमें भी धांधलियां, नकल के रूप में अलग अलग तरीके, उसके अंदर हाईजैक करने का भी था इनका, जो सॉफ्टवेयर को हाईजैक करते हैं, लीक कराना, आउट करना, इंपर्सोनेशन। पेपर किसी का है, बैठ कोई और गया, आगे पेपर दे जाता है और वो सब पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जो सबसे पहले जेबीटी का जो मामला था, जिसमें थंब इम्प्रेशंस का विषय था, वो यही था कि पेपर देने में कोई आया है, नौकरी कोई और कर रहा है। उसके अंदर थंब इम्प्रेशन का जब ये सारा हमने उसको टेस्टिंग कराया, तो संख्या तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लेकिन लगभग 300 लोग ऐसे हैं जो आए ही नहीं। अब जो आए नहीं, दो ही कारण हो सकता है नहीं आए, या तो उनके कहीं और नौकरी लग गई, और या फिर डर गए कि पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, आगे के लिए सब बंद हो जाएगा। तब ये ध्यान में आती चीजें ये सारी चल रही हैं। अब उसके ऊपर भी हमने मार की है और अन्य अन्य तरीके जितने भी इनके हो सकते हैं उन सबको ढूंढा है, सबके खिलाफ केस कराए हैं, एफआईआर की, और कितने लोग अरेस्ट हुए। 2014 से अब तक 71 मुकदमे हमने कराए हैं। 603 लोग जो हैं आरोपी, वो जो परीक्षाओं में जो गड़बड़ी है उसके नाते से पकड़े गए। छोटी मोटी संख्या नहीं, 603। ये सारा डाटा है, मतलब सारी नौकरियों में जो 14 से लेकर अब तक, नहीं भाई, डिफरेंट नौकरियों में जो चाहे वो एचपीएससी का था, चाहे स्टाफ सिलेक्शन का था, दो ही है, स्टाफ सिलेक्शन और एचपीएससी। लेकिन ऐसे ऐसे सिस्टम ढूंढ रखे थे जिसको कभी हमने सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन अब आकर के मैं सोचता हूं कि भाई ये हमने एक गैंग है, इसको तोड़ा है, और तोड़ने के बाद अब मुझे नहीं लगता आसानी से कोई इंपर्सोनेशन करने के लिए आएगा। अभी जो पुलिस की भर्तियां उसमें पकड़े हैं 150-200 लोग, आपको सब जानकारियां होंगी। ये जो सब इंस्पेक्टर लगाई हैं महिलाओं की, और तो और जो सोशो इकोनॉमिक के हमने 5 अंक दिए हैं। अब दिए तो उन परिवारों के लिए हैं जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं है, सबने सराहा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें भी गलत आदमी और अपना भर गया, अभी कौन चेक करेगा, लेकिन चेक हो गए। अब ये सारी चेकिंग हो रही है हमारे उस डाटा में से, जो हमारा टेक्नोलॉजिकली परिवार पहचान पत्र का जो डाटा हमने किया है, हर चीज मिनट से पहले उसमें निकल के आ जाती है, हर चीज। 23,000, 24,000 या शायद 18,000 समथिंग डाटा है कि जो निकल के आया है।
कि जो हमारी बहनें दुर्भाग्य से विधवा हो गई और उनकी पेंशन बन गई, बननी थी, हमारी नीति है, ज्यादा है ये विधवा वाली लाखों में है, लेकिन 18,000 या 23,000 डाटा एग्जैक्ट पता लगा तो 17-18 के बीच में ऐसा कुछ है। तो इतनी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने रीमैरिज करा ली लेकिन पेंशन चल रही है। अब उसमें से बहुत आ रही हैं कि हमारी पेंशन कटा दो। जब से ये चर्चा चली ना, पता लगा पेंशन कटा दो, तो हमारे जो लोग हैं जिनके पास वो आई कि भी गवर्नमेंट अपने आप काट देगी कि नहीं ये चलती रहेगी तो बाद में फिर हमको वापस देनी पड़ेगी, हमसे डिमांड की जाएगी, इसलिए जल्दी कट जाए रिकवरी क्योंकि एक बार रिकवरी का नोटिस निकला था जो 45 वर्ष 48 वर्ष 50 वर्ष के लोगों ने पेंशन ले रखी थी, तो उनकी रिकवरी के नोटिस थे। हमने रुकवाया, हमने कहा देखिए रिकवरी मत करिए, आप इतनी सुविधा दे दीजिए, कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, कुछ नहीं, लेकिन जब ये 60 साल के हो जाएंगे तब जो पेंशन इनको मिलनी, ये एलिजिबल हो जाएंगे, उस समय आधी पेंशन इनकी काट लो, पिछली रिकवरी ले लो और आधी जो है उनको देते रहो, ताकि गवर्नमेंट का खाता पूरा हो जाए, पैसा रिकवर हो जाए, इंटरेस्ट नहीं तो नहीं सही, लेकिन एक उनके ऊपर दंड भी हो जाएगा। तो ये कितने लोग थे? ये भी उस समय ठीक संख्या नहीं, लेकिन काफी मात्रा में थे। अब फिर वो रिकवरी हमने बंद कराई, तब संतोष हुआ। अभी भी जो ये कहते हैं कि 2,70,000 आपने जो है पेंशन कटा दी, पहली बात तो ये कि 2,70,000 है 2 सालों में, जिसमें से 2,41,000 तो डेथ केसेस है। अब डेथ वालों को कटेगी, तो किसी ने पूछ लिया कि कितनी पेंशन कटी है, जवाब देने वाले में 2,70,000 दिया, इतनी कटी है। अरे भाई 2,41,000 तो जिनकी डेथ हो गई एक साल में, लाख नहीं, लाख 1.5 लाख डेथ होती है 60 साल के बाद, क्योंकि हर साल जन्म जो होते हैं इस समय वो 4-4.5 लाख हो रहे हैं, ज्यादा इतना फर्क नहीं है, 1,000-2,000 का ही है, ज्यादा नहीं। लेकिन 2,41,000 जिनकी डेथ हुई उनकी पेंशन कटी। पहले तो ये भी लंबे समय तक चलती रहती थी, डेथ हो जाती थी, पेंशन चलती रहती थी, कोई ना कोई उनका साइन सुइन कर करा के उठा करके या तो वो ले जाता था या बीच में बांटने वाला रख लेता था, किसी को पता नहीं लगता था। अब तो जिस दिन डेथ हुई उसके अगले महीने कट जानी है, क्योंकि हमने शमशान घाट को भी रजिस्टर कर लिया है और शमशान घाट उन्होंने कहा कि भी जिसकी डेथ होती है उसको पीपीपी में चढ़ाओ, और उनको चढ़ाना पड़ता है, आधार कार्ड जाता है, हाँ नंबर लिखना पड़ता है। तो ये सारे सिस्टम बनाया हमने। जन्म उसका भी सिस्टम है कि जन्म होते रजिस्टर करो। अब एक थोड़ा सा अभी है दिक्कत वो करनी है, वो है मैरिज की। मैरिज रजिस्ट्रेशन वो भी मैरिज से 1 दिन पहले 2 दिन पहले हफ्ता पहले ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे, जिसमें वो कल एक प्रश्न आया था ना कि 71,000 में से 66,000 रुपया मिलता है, 5,000 रुपया बाद में देते हैं। हाँ, ये सारा 71 का 71 पहले दे दो। हम तो इकट्ठा 71 ही दे देंगे, लेकिन जिस दिन मैरिज कराएगा उस दिन देंगे। मैरिज से पहले ले गया और फिर रजिस्ट्रेशन पे मिलना चाहिए वैसे, वही रजिस्ट्रेशन हो जाएगी जैसे ही। और रजिस्ट्रेशन में सुविधा हम बनाएंगे कोई ना कोई कि मैरिज का कार्ड जो है, जो गरीब परिवार है जिसने लेने के तज़ा, तो मैरिज का अगर कार्ड छपाया है तो कार्ड दे के जाए, और कार्ड नहीं छपाया हो तो वैसे वर्बली एक एप्लीकेशन दे के जाए कि फला दिन ये मैरिज होने जा रही है, ताकि उसके मैरिज के बाद वो बुला सके कि आओ रजिस्ट्रेशन कराओ और अपना पैसा ले जाओ। ये तो मैरिज रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है। अभी उसको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा ढीले हैं हमारे डिपार्टमेंट, बहुत लोग नहीं करा रहे हैं। अभी उसके लिए कोई दंड नहीं है, ये नहीं है कि भी जिसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन कराओगे तो डाइवर्स हो जाएगा या उसको सेपरेट कर देंगे। वो सजा तो नहीं है नहीं, सख्त कोई भी सजा नहीं है अभी ना कोई भी। 2,500 रुपये नहीं, पहली बार कैंसर पीड़ित और HIV इसको 2,500 रुपये पहली बार दे रहे हैं। तो हम जिसको आवश्यकता उसको दे भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा कोई दुश्मनी है, हमारा तो समाज का जो कमजोर वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, या आयु से वृद्ध हो गया लेकिन उसकी इनकम जो है वो एक सीमा से अधिक नहीं है, इसमें इतनी संवेदनशीलता से इतना हम काम करते हैं, इतना कभी किसी सरकार नहीं किया। और हमने तो 57 साल से लेकर और 60 साल तक के जो भी डाटा हमारे पास था उसकी वेरिफिकेशन के लिए भेज रखा है। संभवतः वो विषय 30 तक आ जाएगा। फिर इस समय ये करेंगे जिस दिन जिसका 60 साल हो गया उस महीने की, अगले महीने की अपने आप उसको पेंशन इनकम कम हो, उसका 60 वर्ष पूरा हुआ, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है, अपने आप चालू हो जाएगी, कोई फार्म नहीं बनवाना। लेकिन अभी जो विधानसभा में इनकम का आया था मामला, उसमें
उसमें कहा था कि अभी 2 और 3.5 लाख 2 डाटा थे उसमें, ये 2 लाख से कम हो उसको मिलना चाहिए, लेकिन अभी 3.5 लाख तक कहीं उसमें मैं बता रहा हूँ देखिए, वैधानिक तो यही है कि 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 2 लाख 2012 में ये तय हुआ था, 2011 में ये 50,000 था, 2012 में 2 लाख हुआ। हमने अभी 3.5 लाख से ऊपर के, उसमें भी सिर्फ 21,000 लोग हैं जो 3.5 लाख ऊपर जिनकी कटी है, सिर्फ 21,000। 241 तो मैंने डेथ के कारण से बताया, 21 ये, और 15,000 ऐसे हैं अन्य कारण हैं जिसमें कुछ का तो एज का मामला था, उनकी कैंसिल हुई है, कुछ का जो 5-1,000 ऐसे हैं जो अभी ट्रेसेबल नहीं है, अर्थात उनके बैंकों में पैसा जाता है, 2 महीने अगर कोई नहीं निकलवाएगा तो बंद हो जाएगा। ऐसे 5,500 केसेज है, वो तो हर महीने कुछ ना कुछ केस आते रहते हैं। लेकिन जो नए बनवाए हैं इसकी कोई चर्चा नहीं करता। अगर इन 2 सालों की नयों की बात करता हूं, टिल मार्च 2022 कुल मिलाकर ये 3 साल का गिना आपने, 4,60,000 3 साल का है, उतने साल के वो कटे हैं सर। नहीं 2 साल के वो कटे हैं, तो इसमें से 171 कम कर दो, 129, 132, 261 हो गए, और 27,000 ये 261। अब 2 साल का 261 ही मानो, 261 नए बने हैं, उसको नहीं बोलेगा कोई भी। उसके बदले में 241 कटे हैं, 261 बने हैं, बाकी तो टेक्निकल मिस्टेक है, उसको हम नहीं गिनेंगे। लेकिन 241 कटे, 261 बने, 20,000 ज्यादा बने हैं। हाँ, सिर्फ ये जो इनकम को छोड़कर के 21,000 हैं जो इसके अतिरिक्त कटे हैं, और वो अभी हमने 3.5 से ऊपर वाले काटे हैं, नीचे का भी हम निर्णय करेंगे, अगले महीने करेंगे जब करेंगे। बस 2 से 3.5 के बीच में बनते कितने हैं? हाँ, कितने बनते हैं, कितने काटने हैं, या फिर 2 लाख की लिमिट को कहां तक बढ़ाना है, क्या करना है, ये निर्णय होना भी बाकी है। ये तो संख्या काफी है, 2 से 3.5, 2 से 3.5 नहीं, ज्यादा नहीं, सभी नहीं बनवाते हैं। वो तो फिर उसमें आए कि तो आए जो जिनको पता है 2 लाख है तो उससे ऊपर बहुत लोग नहीं बनवाते हैं, जो थोड़ा लालच में आते हैं वही बनवाते हैं, जो जिसको अपनी इंफॉर्मेशन को जो क्या करते हैं, हाइड क्या करते हैं, छुपाना। हाँ, कंसील करना, इंफॉर्मेशन कंसील जो करते हैं वही करते हैं, वो 2 से ऊपर लिखवाते नहीं है, 3.5 वाले भी। लेकिन आप तो आपका तो सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है। अब कर रहे हैं ना, अभी तो पकड़ो इसलिए आए, अब तो क्योंकि वेरिफिकेशन हो रहा है, 13 लाख परिवारों को जो वेरिफिकेशन हुआ है तभी तो ये साथ निकल के आया है। और मेरा ये कहना है कि हमारा मत इतना ही है, जीवन में शुद्धता, शुचिता ये हम कैसे लेकर के आए हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा जो मंशा है, हमारी मंशा साफ है। गलती और गलत में एक छोटा सा फर्क होता है, गलती और गलत में एक छोटा सा फर्क होता है नियत का। नियतन अगर कोई करता है तो वो ठीक नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में कहता है ना कि 2 शब्द हैं, मेलाफाइड एंड बोनाफाइड। बोनाफाइड इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए, ये हो जाए तो उसको नहीं कोई कसूर कह सकते। मेलाफाइड इंटेंशन से करे वो व्यक्ति दोषी है। तुम्हारी इंटेंशन तो हमेशा ठीक रहती है, कोई इसके अंदर कमी नहीं है। गलती और गलत में एक छोटा सा फर्क होता है नियत का। हम गलती तो कर सकते हैं पर गलत नहीं कर सकते। क्या ठीक है ना? हम गलती तो कर सकते पर गलत नहीं कर सकते। इसमें नीति साफ धन्यवाद। एक विषय ये जो हमारा राशन कार्ड का भी आया था, ये विधानसभा में उठा था, तो वो कब तक चालू होगा? तो उसको इंटीग्रेट किया है पीपी के साथ। ऐसा कि उसके लिए हमें केंद्र सरकार से थोड़ा परमिशन लेनी पड़ती है। हमने लिख के दिया हुआ है कि हम फिजिकल जो राशन कार्ड है इसकी बजाय हम ऑनलाइन एक व्यक्ति से परिवार पहचान पत्र लेंगे, उसको फीड करेंगे और वहीं उसको डाटा मिल जाएगा राशन दुकान वाले को कि इनके इतने सदस्य हैं और ये इसका कार्ड का प्रकार है इनकम के हिसाब से, ये बीपीएल है, ये अंत्योदय वाला है, ये जो भी कुछ कार्ड हरा है, वाइट जो है, तो उसका उसी हिसाब से पता लग जाएगा और वो लगातार जैसे जैसे चेंज होता रहेगा वैसे वैसे उसमें फीड होता जाएगा। हाँ, उसको अब कार्ड लेके जाने की जरूरत नहीं, अपना
केवल नंबर लेके जाने की जरूरत है, परिवार पहचान पत्र। मेरा तो पॉइंट ये था ना कि वो भी बंद है, दोनों फिजिकली भी और ऑनलाइन भी, क्योंकि वो इंटीग्रेट किया था पीपी के साथ। वो कहते थे 26 जनवरी मार्च तक, 26 फरवरी तक पूरा हो जाएगा, लेकिन वो भी चालू नहीं हुआ। हाँ, तो अभी इसलिए ना, क्योंकि प्रोसेस को हम बदल रहे हैं, उस प्रोसेस को बदलने में फिर नए कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को। तो ये कब तक संभावना है? मुझे लगता है अगले महीने से होना चाहिए। कुछ डिपार्टमेंट चीजें क्लियर हो गए, सेंटर से इसकी ओके होके आनी है, कभी भी आ सकती है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पीपीपी का डाटा दिया जिसमें in which you say that 31% are approximately 31% are scheduled caste or Families who are below 180. below 180. So total is 68. So 32% जो बाकी बचे वो किस कैटेगरी के हैं? कौन सी कैटेगरी? जनरल नहीं, 3 कैटेगरी मैंने बताई, एक 31, एक 32, एक 37। 37 है जो एक तो आ गया ना आपका, एससी आ गया, बीसी आ गया। हाँ। रेस्ट नहीं आपने बाकी वाले नहीं, रेस्ट मतलब जो जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में जनरल जातियां होती है ना, अदर देन एससी ओबीसी, एससी एंड बीसी, हाँ, अदर देन एससी बीसी, भाई ब्राह्मण हो गए, जाट हो गए, पंजाबी हो गए, बढ़िया हो गए, ये सारी जनरल जातियां भी तो हैं। सेकंड क्वेश्चन इज आपने कहा सीएम जीजे का मामला जस्ट टच्ड अपॉन दिस इशू आल्सो व्हिच वाज रेज्ड इन द असेंबली बाय द कांग्रेस and when the congress was saying that they were raising question mark whether these CM GJA have a RSS background or not. I think you मैं कहता हूँ नहीं, किसी के बैकग्राउंड के हो सकते हैं। आरएसएस इज नॉट ए बैंड ऑर्गेनाइजेशन। आई बिलोंग टू आरएसएस माई सेल्फ। जब मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं तो कोई आरएसएस का आदमी मेरा सलाहकार नहीं बन सकता। सबसे पहले ही बनेगा वो। जिस आइडियोलॉजी का मैं हूं उस आइडियोलॉजी का आदमी तो सबसे पहले बनेगा। लेकिन इसके लिए हमने ऐसा कोई पैमाना नहीं रखा हुआ कि वो आरएसएस का है कि नहीं है। लेकिन आरएसएस का होना इट इज नॉट बैंड। प्रश्न क्यों पूछते हैं उसका? हाँ, तो फिर व्हाट इज द फन इन आस्किंग दैट क्वेश्चन? मैंने बताया मुझे मालूम ही नहीं है। मैंने कभी पूछा ही नहीं है कि आप आरएसएस के हो के नहीं हो। कोई अपने आप आके बता दे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नमस्ते। इससे ज्यादा तो कोई रीटा मुखर्जी ये कह रही थी कि इनको वेतन कहां से जाता है? देखिए, सरकार से वेतन नहीं लिया जाता। हमारे पास सामाजिक संगठन बहुत हैं जो सामाजिक संगठन इस प्रकार के काम करते हैं। जैसे इस बार तो हमने इसको अपना एक जो 5 पॉइंट्स जो मैंने बताया ना कि जो हमारा वज्र बजट है उसमें जो 5 बिंदु बताए हैं, हाँ, उसमें हमने समाज की सहभागिता ये लिखा है ना। सहभागिता का मतलब ये है कि कोई सरकार ही सब कुछ करेगी ऐसा नहीं है। सामाजिक संस्थाएं बहुत हैं जो इन कामों में हमारा सहयोग करेंगे, हम उनको लेंगे। हमने एक नया एक वर्ड दिया, अगर आपको पता हो, अभी तो चलता था पीपीपी, प्राइवेट क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस बार हमने दिया जीसीपी, गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप। गवर्नमेंट की जो कम्युनिटी में जो जितने भी संस्थाएं हैं हम उनसे पार्टनरशिप करेंगे। हमने तो समर्पण पोर्टल बनाया है और लोगों को कहा है कि रिटायर्ड आदमी बाकी सब जो भी सेवा भाव से वॉलंटियर बन के काम कर सकते हैं, कम फॉरवर्ड। 2900 लोग नहीं, वो 70,000 आए थे जब कोविड था। कोविड वाला तो काम अब वो प्राय खत्म हो गया। डीसीज को हमने दे दिया। डीसीज ने एडमिनिस्ट्रेशन का, हेल्थ का या जो सर्विसेज के जो सारे काम उस समय किए। अब एक नया पोर्टल बनाया है जिसमें विभिन्न जो हमारी स्कीम्स हैं उन स्कीमों में वो आके काम करें। 2900 लोग उसमें आ चुके हैं। अब उनको हम लगाएंगे। एक नई योजना मैंने घोषणा की है गरुंडा में, शतोद्यमी क्या था, हाँ, शतोद्यमी सेवा योजना, ऐसा कुछ उसका नाम रखा था हमने, कि जो उद्यमी हमारे इस कैंप्स में आ रहे हैं, हम उनको लोन दिला रहे हैं, हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं, गवर्नमेंट की सहायता दे रहे हैं, कोई ना कोई काम करेंगे। ऐसे 100 लोगों का ग्रुप बना करके उसके ऊपर 5-5 लोगों की एक टीम, सामाजिक, सरकार से नहीं, उसमें एक बैंक का भी हम रखेंगे। आखिर बैंक ने पैसा दिया, वो भी तो चिंता करे ना कि जो आदमी मेरे से पैसे लेके जा रहा है 2 लाख, ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कमाई की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। रोजगार के लिए दिया है, उसको खर्च खाने के लिए, मौज मस्ती के लिए थोड़ी दिया है। अब ये कोई ध्यान नहीं रखता आज तक। जो एक बार ले गया ठन गोपाल, बाद में जब वो नहीं भरेगा 6 महीने बाद, साल बाद, उसको लिखेंगे NPA, 3 बड़े शब्द देंगे, और फिर बाद में कुछ सालों के बाद उसको घोटाला तो नहीं बढ़ता, उसको एसेट्स को उनसे लिक्विडेट कर देते हैं, उसको भी छोटी अब नहीं देगा। या फिर कोई सरकार उठती है, अच्छा इसको माफ कर दो, राइट ऑफ कर दो।
ये विषय थोड़ा ही है। आखिर हमने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। नो फ्री बीज। मैं कहा कि नो फ्री बीज। बढ़े हैं, हम उनको देखेंगे ना कैसे बढ़ेंगे वो। हम उनके यहाँ बढ़ेंगे, हम उनको सिखाएंगे। अभी तो 2-4 दिन में उनका जब बजट आएगा तब सोचना पड़ेगा। दिल्ली अलग चीज है, दिल्ली इज ए सिटी स्टेट, और दिल्ली का रेवेन्यू इतना ज्यादा है, सर्विसेज है नहीं। सर्विसेज के बारे में एक ही उदाहरण देता हूं आपको। हमारे से बजट कम नहीं है, उनका बहुत बड़ा है, लेकिन शिक्षा में अच्छा खासा खर्चा होता है। कहने को कि भी हम शिक्षा में स्कूल में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कुल मिला के स्कूल कितने हैं गवर्नमेंट स्कूल में मालूम है? 1100। हमारे कितने हैं? 15,000। सरकारी स्कूल 15,000 है और उनके 1,000 है। और वो कहते हैं हमने शिक्षा पर इतना बजट लगा दिया, हरियाणा ने इतना लगा दिया। अरे भाई, हरियाणा का 15 गुना काम तुम्हारे से ज्यादा। वहां किसान कितने हैं और खेती कितनी है? चलो होंगे 20-30-50 गांव हैं, होगा 1 लाख एकड़ हो जाएगा, 50,000 60,000 एकड़ हो जाएगा। 1 लाख से नहीं है। हमारे कितने लाख एकड़ है जमीन? 80 लाख एकड़। हमारा 80 लाख एकड़ एरिया है एग्रीकल्चर लैंड, और किसान भी कितने लाख हैं? 18 तक के फिगर देते हैं। फिर 17-18 लाख किसान है। वहां बहुत होंगे, कुछ 20-30 हजार किसान होंगे। आर्मी के लोगों का लगा लो, हमारे यहाँ रिटायर्ड कितने लोग, कितने परिवार हैं? लाखों परिवार हैं, उनके हजारों भी नहीं मिलेंगे। अब शेखी बाहर ना अलग बात है कि जहां हम 50 लाख देते हैं वो 1 करोड़ देते हैं, जहां 20,000 देते हैं वो 50,000 देते हैं। भाई कुल मिलाकर के जब, हाँ, पंजाब के साथ तुलना हमारी हो जाएगी। पंजाब में 48% पर पहुंच गए वो डेट और जीएसडीपी रेशो, जो हम 24.9 पर हैं। सर, आम आदमी पार्टी का भविष्य हरियाणा में कैसे देखते हैं? मैं देखता हूं उनका भविष्य पंजाब में कैसा होगा। मुझे हरियाणा की चिंता नहीं है, मुझे पंजाब की चिंता है। पंजाब में नई सरकार आपको लगता है का मुद्दा सुलझ सकता है? नई सरकार पंजाब में आई है, अब उनके ऊपर दोहरी जवाबदारी है। दिल्ली से मांगेंगे, पंजाब से देंगे, देखते हैं क्या करते हैं। भगवंत मान से कोई बात हुई सर? कोई बधाई दी थी मैंने। धन्यवाद भाई। होली है, जी सर, बिल्कुल। कुछ गुजिया तो सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि जलपान के बाद ही प्रस्थान करें, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की।